आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सेंसस के बारे में है, जो बताता है कास्ट सेंसस कैसे ऑर्गेनाइज होता है और किस टाइम फर्स्ट कास्ट सेंसस किया गया था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देख लीजिए कि कास्ट सेंसस को इस टाइम अपोजिशन पार्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंस दे रही हैं। इस कास्ट सेंसस को इम्पोर्टेंस देने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जो गवर्नमेंट सर्विसेज में योगदान है और उनको कितना परसेंटेज उनका वोट बैंक है, इस बेस पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप एक चीज़ जान लीजिए, फर्स्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। फर्स्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, जो डिफरेंट कास्ट की परफॉर्मेंस दिखाता था और उस बेसिस पे गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उस डेटा को यूज़ करके बहुत सारी बेनिफिशियरी स्कीम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि कास्ट सेंसस आज तक रिवील नहीं किया गया है, पब्लिक के लिए ये डेटा मौजूद नहीं है। आप कभी भी कास्ट सेंसस से रिलेटेड डेटा मांगेंगे तो मौजूद नहीं है। तो बिहार गवर्नमेंट ने फर्स्ट कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। तो हम यहाँ पर थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखो, सेंसस जो नॉर्मल सेंसस है वो फर्स्ट टाइम जो डेमोग्राफिक डेटा रखता है, जिसे कास्ट से कोई मतलब नहीं है, वो फर्स्ट टाइम 81 में कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हुआ। मतलब ये पहला फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड सेंसस था। ठीक है, तो इसी बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट हर 10 साल में एक कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और उसमें डेमोग्राफिक डेटा और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है उसको चेक करती है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट कास्ट सेंसस का भी निकल कर आया, जिसे 1931 में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, देखो सेंसस जो सेंसस है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। देखोगे, अगर तुम इसके एक्ट को तलाशोगे तो सेंसस एक्ट 1948, ये सेंसस एक्ट 1948 जब आया था तो इसके आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने सेंसस को ऑर्गेनाइज किया। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 340 किससे रिलेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इनडायरेक्टली आर्टिकल 340 के बारे में पूछेगा। आर्टिकल 340 रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। समझ रहे हैं कि आप जो आर्टिकल 340 है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक कमीशन आप ऑर्गेनाइज करो टाइम टू टाइम, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेंसस आजकल बहुत चर्चा में है, तो पूछ सकता है जो ये कमीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये किस आर्टिकल के अंदर इन्वेस्टिगेट करता है कमीशन। तो आर्टिकल 340 आप हमेशा याद रखना, आर्टिकल 340 अलाउ करता है कि आप एक कमीशन बनाएंगे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को देखेगा। एक चीज़ देख लीजिए, कास्ट सेंसस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप कास्ट सेंसर के थ्रू पता लगा सकते हैं कौन सी कास्ट के लोग कितने ओहदे पर बैठे हैं और किस कास्ट के लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इससे जो पुअर सेक्शन है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, कास्ट सेंसस से कन्फ्लिक्ट भी इंट्रोड्यूस होगा और कास्ट जो है अपनी मजबूत होंगी। लोग जो है अपनी कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इससे कास्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। यही बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। ठीक है, तो ये जो है सेंसस से रिलेटेड पॉइंट थे। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जानी। फर्स्ट, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 1931 में हुआ और फर्स्ट ओनली डेमोग्राफिक सेंसस जो है 81 में हुआ। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज़ हम
बेनिफिशरी को पहचानने में करते हैं, जबकि सेंसस का यूज़ हम डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन या फर्टिलिटी ये सब चीज़ों को जानने के लिए करते हैं। आर्टिकल 340 के बारे में हमने जाना कि आर्टिकल 340 एक अपॉइंट करता है कमीशन को जो इन्वेस्टिगेट करता है सोशो और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी थी। अगला आर्टिकल फ्रंट पेज पर ईडी के बारे में आया। तो ईडी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईडी फर्स्ट टाइम एक इन्फोर्समेंट यूनिट थी 1 मई 1956 को इसको स्टेबलाइज किया गया था, मगर 1957 में इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मगर इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अदर चीज़ें इजीली की जा सकें, क्योंकि रेवेन्यू का मैटर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखेगा। तो जब ये आया था तब उस टाइम फेमा एक्ट, आप ये चीज़ जान लीजिए, उस टाइम एक फेमा एक्ट था। फेमा एक्ट जो था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इन्फोर्स करता था। मतलब आप किसी एक्सचेंज में डॉलर में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनने PMLA को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्फोर्स करना स्टार्ट किया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस बहुत ज़्यादा इमर्ज होकर आते रहते हैं। लोग अपने बेनिफिट कहीं से कहीं दिखाने लगते हैं, हवाला करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगते हैं, तो इसलिए ये यूज़ हुआ। और आपको अगर किसी भी आप न्यूज़ को सुनेंगे या फिर प्रीलिम बूस्टर या वगैरह प्रीलिम्स के बारे में सुनेंगे तो आप जानेंगे कि केवल उसमें कहा जाता है कि फीमा और PMLA को ये इन्फोर्स करता है, मगर मैं आपको बता दूं ये अदर एक्ट को भी इन्फोर्स करता है, जैसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है, तो ये हमने ईडी के बारे में जाना, इसके डिपार्टमेंट के बारे में जाना, मिनिस्ट्री के बारे में जाना, क्यों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आ गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है और ये प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, अगला आर्टिकल फ्रंट पेज पर जो हमारे दिया गया है वो सिम्युल्टेनियस पोल के बारे में। हम जानते हैं जैसा कि बहुत सारे स्टेट में टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं, पंचायत में टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं, तो हमारा सारा ध्यान केवल इलेक्शन की तरफ रहता है, तो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान हमारा नहीं जा पाता। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। तो इसमें पैनल देखेगा कि ये डेमोग्राफिकली फिजिएबल है, क्या इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इससे कितना खर्चा हमारा बचेगा, ये सब चीज़ ये पैनल देखेगा। तो आगे आगे वन नेशन वन इलेक्शन जो बहुत ज़्यादा चर्चा में, हर चीज़ जो है बहुत मतलब ध्यान दी जा रही है इसमें, तो ये चीज़ देखना है कि क्या ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मगर दूसरी बात ये भी है, इस इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो पंचायत में और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलिटरेट सेक्शन है उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हमें वोट किसे देना है, किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। और ये एक तरह से यूनिटरी सिस्टम को इन्फोर्स करेगा। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व रख सकेगी अदर चीज़ों पे, तो इसलिए इस इलेक्शन का थोड़ा अपोज भी हो रहा। तो ये आज के फ्रंट पेज के आर्टिकल थे। आगे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्ट 1919 विच इज़ आल्सो नोन एन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि क्या ये 1919 के एक्ट में थे। पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया। ये बच्चा जानता है, मॉर्ले मिंटो ही रिफॉर्म था जिसने क्या कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया, और जो मिंटो दे वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहे जाते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मिंटो जो है वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहे जाते। दूसरा, प्रोवाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। ये भी सही है। क्या हुआ था
कि जो हमारे इंडियंस थे उनमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसरॉय की और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें एसोसिएशन मिला था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कर्टेल द डिलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द प्रोविंशियल लेवल बट इंक्रीज द सेम एट सेंट्रल लेवल। गलत है। क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शनिंग पावर थी उसको कर्टेल कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, ये सब हुआ था 1857 की क्रांति से पहले। क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पावर को सेंट्रलाइज कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को सेंट्रलाइज कर रही थी 1833 से, और ये सेंट्रलाइजेशन 1860 के करीब फुल्ली पहुंच गया था। तो 1860 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये भी नहीं है, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं सेपरेट किए गए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सही है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात 1 और 2 सही है, क्योंकि पहला और तीसरा और चौथा तो ऑब्वियस सी बात है गलत है। देखो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो आप देखो, इंट्रोड्यूस हुआ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इसे सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स जो है केवल मुस्लिम को वोट कर सकते थे, इसीलिए इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता। लॉर्ड मिंटो को कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया गया और इन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता था। सत्येंद्र, ये देख लो इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे इंडिया के फर्स्ट मेंबर बने जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया और वो एज ए लॉ मेंबर चुने गए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का चेहरा देख लेना आप लोग कैसे दिखते थे, और ये चीज़ देख लेना कि वो किस तरह के मेंबर अपॉइंट किए गए और किस में किए गए, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था उस टाइम के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को कम कर दिया गया, मगर ये बताता इनलार्ज कर दिया दोनों के फंक्शन को, मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करने को अलाउ किया गया, क्वेश्चनिंग पावर उन्हें प्रोवाइड की गई कि बजट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले बजट में क्वेश्चन करना अलाउ नहीं था। आप बजट आया, आप बजट को सुनिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, सेपरेट रिलैक्स कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर प्रोविंस बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखो ये गलत है, ये किया था 1919 के एक्ट ने। 1919 के एक्ट ने क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, जैसा हमने ये पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम आज का पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के एक IAS ऑफिसर हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने जो पाइप का प्रोक्रूटमेंट किया है उसमें उन्होंने करप्शन किया है जल जीवन मिशन के अंदर। तो हमारे लिए ये चीज़, कॉन्टेक्स्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक्स क्या कह रहे हैं इसके। तो बेसिक्स के बारे में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक्स क्या है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो जल जीवन मिशन है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम था 55 लीटर वाटर हर पर्सन को, हर फैमिली में प्रोवाइड करना, एवरी हाउस होल्ड, और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं दिए होंगे कि एवरी रूरल हाउस होल्ड, इसमें रूरल वर्ड हुआ, अर्बन नहीं वर्ड हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो ये रूरल के लिए थी मेनली, ठीक है। इसको जन आंदोलन की तरफ, जैसे वाटर क्या होता है, बहुत प्रीसियस थिंग है, एवरी ह्यूमन वांट टू वाटर इन एवरी टाइम, मतलब हर आदमी को हर टाइम वाटर चाहिए। तो ये जन आंदोलन की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता था। मेन एम देखो पहली बात तो इसका एम कनेक्शन तो प्रोवाइड करना है ही वाटर का, ठीक है, और क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करना है, टेस्टिंग भी करना है सर। मतलब इसके ऑब्जेक्टिव में आप जन जीवन मिशन के ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। वाटर को कंजर्व करने की बात कही गई है, वाटर ट्रीटमेंट की बात कही गई है, ठीक है, अवेयरनेस की भी बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, मैनेजमेंट की भी बात की गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये देखो आप, अब अगला आर्टिकल जो है इंडिया और केनिया के बीच में, इंडिया और केनिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ कि वो शिप बिल्डिंग में कोलैबोरेट करेंगे। तो इंडिया जो है शिप के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में कैपेसिटी बिल्ड करेगा
किसकी, केन्या की। तो यहाँ पर केन्या का मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग केन्या का मैप देख लेते हैं। देखो इक्वेटर जो है केन्या के बीचों बीच से जाती है, ये आपको रटा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्रियों से होकर जाती हैं, ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, केन्या का बॉर्डर देखो इथोपिया से मिलता है, साउथ सूडान से मिलता है, युगांडा से मिलता है, तंजानिया से मिलता है, सोमालिया से मिलता है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर लेक कौन कौन सी पाई जाती हैं। ये एरिया फॉल्ट जोन एरिया है, ये वाला पूरा एरिया फॉल्ट जोन एरिया है। इस एरिया में बहुत सारी लेक्स मिलती हैं और ये लेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लेक एरिया को ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, ये पूरा एरिया ग्रेट रिफ्ट वैली का। तो लेक तुर्काना जो देखो तुम्हारा इथोपिया और केन्या के बीच में है, देखो लेक तुर्काना आप देख लो, इथोपिया और केन्या के बीच में है, साफ साफ आप बॉर्डर देख सकते हो। याद रखना लेक तुर्काना इथोपिया और केन्या के बीच में। लेक विक्टोरिया टुक बनाती है। देखो टुक क्यों बोला मैंने, टुक इसलिए बोला, टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगांडा और के फॉर केन्या। लेक विक्टोरिया टुक बनाती है, ये आप शॉर्ट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अगला आर्टिकल नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में है। क्या हुआ रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट डे पर बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो हम जान लेते हैं नेशनल स्पोर्ट डे क्यों मनाया जाता। देखो हमारे लीजेंड थे, लीजेंड मेजर ध्यानचंद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट टाइम 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे बनाया, ठीक है। तो ये क्या था, लोगों को इनकरेज करता है कि आप फिजिकली फिट रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और हमारी यंग जनरेशन हमारे स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे इसमें हाईलाइट बताए गए हैं कि स्पोर्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे कल्चर से उसे रिलेट किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लेते। मेजर ध्यानचंद जो थे हमारे लीजेंड, वो हमारे इंडिया के ऐसे हॉकी प्लेयर थे जिनका योगदान 1926 से लेकर 1949 तक रहा। 3 टाइम इनकी मतलब इनके होते हुए हमें गोल्ड मेडल मिला, 1928 में, 1932 में और 1936 में। आप ये देखिए कि हॉकी में हमें आज़ादी से पहले कितने गोल्ड मेडल मिले हैं और आज़ादी के बाद कितने गोल्ड मेडल मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी में हमें आज़ादी के बाद बहुत कम गोल्ड मेडल मिले इन कंपैरिजन टू आज़ादी से पहले। इनके स्किल के बेस पर बहुत एक्सेप्शनल स्किल थी, मतलब गोल पोस्ट को देख के बता देते थे गोल पोस्ट का साइज कितना है और कहाँ पर मारना है, इसीलिए इन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता। रूप सिंह जो इनके ब्रदर थे, उनके साथ मिलकर ये हॉकी ट्विन बनाते थे। इंडियन टीम की कैप्टनसी 1934 में मिली और 1956 में मेजर ध्यानचंद रिटायर हो गए और उसके बाद इन्हें पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका। देखो कुछ अवार्ड हैं हमारे, यूपीएससी ने पहले भी पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किससे रिलेटेड है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं 4 साल के अंदर उससे रिलेटेड है। मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 4 साल के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं उन लोगों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है कंसिस्ट गुड परफॉर्मेंस ओवर पीरियड ऑफ, मतलब कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड सबको पता है कोचेस को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस मेडल प्रोड्यूस करते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड केवल गुड परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन के लिए था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड जो दिया जाता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो गेम्स होते हैं उसमें इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट होते हैं उस पर दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को दिया जाता है स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट लास्ट 3 ईयर के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल रत्न खेल प्रोत्साहन हुआ। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए और इसे खुद से कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 2 स्टेटमेंट इसमें सही हैं। पहला स्टेटमेंट बताया इसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में जो स्पेक्टिकुलर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 4 ईयर, ये बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट बिल्कुल गलत है, ये
कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य कोचेस के लिए जाता है। ट्रेंड स्पोर्ट पर्सन इन टीम, ये सही हो सकता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड स्पोर्ट्समैन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ये गलत है। तो यहाँ पर ये दो सही हो गए, एक पहला सही हो गया और एक ये सही हो गया। तो पूछा है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। यही ऐसे ही पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं, ये पैटर्न आया था लास्ट ईयर। अगर आप लास्ट ईयर का पैटर्न उठा के देखोगे तो ये है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको अगर कोई परेशानी होती है, आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।